बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमारी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। आज उसका लास्ट लेक्चर हम देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर्स के जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखे थे उसके अंदर हमने ये देखा था कि एक्सरसाइजेस के अंदर क्या हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की, उसके बाद हमने जो बिल्कुल लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये बात की कि फिल इन द ब्लैंक्स को हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की बात की। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हो जिनके मल्टीपल्स हमारे पास आंसर्स मौजूद है तो हमने करेक्ट जो चॉइस है उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है और आज उसका लास्ट लेक्चर है जिसको हम एक्सरसाइज 2 का नाम देते हैं। और स्टूडेंट, इसके अंदर हम देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसको हम इन शॉर्ट MCQs का नाम भी देते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड टू द इंटरनेट थ्रू। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि जब भी आपने MCQs को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये आपने देखना है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो गए इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप हो सकता है आंसर गलत लिखते हैं। इसे कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, उसका एरिया आइडेंटिफाई करें और फिर आंसर को लिखें। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने ये भी देखना है कि जब भी आपने आंसर फाइंड आउट करना है आप चारों ऑप्शंस को ज़रूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि पहली ऑप्शन आपने पढ़ी और आपको लगा कि ये ऑप्शन जो है वो आंसर के तौर पे ठीक होगी, आपने उसको टिक किया और अगले क्वेश्चन पे चले गए। पॉसिबल है कि वो जो आंसर आपने लिखा है वो गलत हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो 3 ऑप्शंस है वो तीनों के तीनों ठीक हों और एंड पे लिखा हो कि ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपकी लास्ट ऑप्शन है इनफैक्ट वो आपके आंसर में हो। तो इसलिए हमेशा कंप्लीट पूरे की पूरी ऑप्शंस हैं, तमाम ऑप्शंस को आप रीड करें अच्छी तरह और फिर आंसर जो आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे हम आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड टू द इंटरनेट थ्रू। फर्स्ट वन इज अ फोन लाइन मॉडेम, DSL, केबल मॉडेम, ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और मोस्टली केस में आप लोग यूज़ करते भी होंगे, घरों के अंदर भी यूज़ करते होंगे, तो आपको पता है कि फोन लाइन मॉडेम्स के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। आप DSL जो आपको डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं आप उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। आप केबल मॉडेम्स के थ्रू भी इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये तीनों ऑप्शंस A, B, C, ये तीनों ऑप्शंस राइट है। अब तीनों ऑप्शंस को आप आंसर के अंदर नहीं लिख सकते, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो आपकी है D, ऑल ऑफ द अबव, इसका ये मतलब है कि आपकी जो पहली तीनों ऑप्शंस है वो तीनों की तीनों राइट हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप जो आंसर में लिखेंगे वो आपकी ऑप्शन नंबर D होगी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसीलिए मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि जब भी आपने आंसर फाइंड आउट करना है सिर्फ पहले आपने जो आंसर है उसको नहीं देखना या पहली ऑप्शन को नहीं देखना, आपने तमाम ऑप्शंस को रीड आउट लाजमी करना है। तो ये टिप याद रखिएगा और इसको लाजमी यूज कीजिएगा। नंबर 2, अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इंटरलिंक टू वन अनदर इज कॉल्ड, और 4 आपके ऑप्शंस है। अगेन स्टूडेंट्स, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए जरा क्वेश्चन को एक दफ़ा अच्छी तरह रीड करें, आपको क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर जो है वो मिल जाएगा, क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, कि मिलियंस बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स की कलेक्शन, इंटरलिंक टू वन अनदर, वो आपस में अगर कनेक्ट हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास इंटरलिंक, B इज इंटरनेट, C इज इंट्रानेट एंड D इज नेटवर्क। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपके कंप्यूटर्स आपस में जो कनेक्ट होते हैं उसको हम नेटवर्क का ही नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली कहा गया है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। और स्टूडेंट, आपको पता है आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और आपको ये पता है कि इंटरनेट के ऊपर आपका इंटरनेट ऐसा नेटवर्क है जिसके ऊपर बहुत सारे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में अटैच हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है आपकी, मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन की, ऑप्शन आपकी नेटवर्क भी है कि नेटवर्क भी इसमें आता है, लेकिन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अगर आपके कनेक्ट होते हैं तो वो आपके इंटरनेट के ऊपर होते हैं, क्योंकि आपकी इंटरनेट इसमें इस क्वेश्चन के अंदर बेस्ट ऑप्शन जो है आपकी वो इंटरनेट की है। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको नेटवर्क, इंटरनेट और इंटरनेट ये तीनों मिलते जुलते आंसर्स हैं। आप इसमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका इंटरनेट, क्योंकि जो स्पेसिफिक किया गया है कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, वो इंटरनेट के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है। वो अपना इंटरनेट के अंदर यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा बेस्ट चॉइस जो है
उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको आपने जो है वो फाइंड आउट करना है और उसको फिर अपने आंसर में लिखना भी है। नंबर 3, डैश इज अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन लाइंस के बारे में हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, डिटेल के अंदर हमने डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइंस पढ़ी थी। एक था कि आपकी ऑर्डिनरी फोन लाइन्स थी और दूसरी की हमने बात की थी वो आपकी T1 लाइन्स थी। तो T1 लाइन जहां पे अगर आपके आंसर में मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आपका T1 लाइन का होगा। तो लेट्स सी, डैश इज अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन। फर्स्ट वन इज ISP। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये आपकी कम्युनिकेशन लाइन नहीं हो सकती। B इज रिपीटर। रिपीटर बेसिकली आपकी डिवाइस है जो सिग्नल को जो है वो रीजनरेट करती है और आपके सिग्नल को बूस्ट अप करती है, तो इसका मतलब ये भी आपकी कम्युनिकेशन लाइन नहीं हो सकती। कॉम पोर्ट आपकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स होती हैं। उसके बाद डी में आपके पास T1 इज अ लाइन, तो T1 आपका इस केस के अंदर आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 1 2 3 तीन ऑप्शंस, 3 क्वेश्चंस, जिसके में हमने देखा कि करेक्ट ऑप्शंस को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनके अंदर हम जो हमारी बेस्ट चॉइस है हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट, नंबर 4 के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, डैश स्पेसिफाइज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ IP एड्रेस। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, इन फ्यूचर भी आपका ये बहुत काम आएगा कि IP एड्रेस जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, इसकी मैं थोड़ी सी बात भी बता दूं आपको कि जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस आपकी यूज़ होती हैं या नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स आपके यूज़ होते हैं, उस हर कंप्यूटर का कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होता है, उसको हम IP एड्रेस का नाम देते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह हमारा भी कोई ना कोई एड्रेस होता है, जिस घर में हम रहते हैं हमारा वो एड्रेस है, तो हमें आइडेंटिफाई करना हो या हमें कोई मैसेज सेंड करना हो किसी ने, तो हमारे एड्रेस पे भेजेगा। तो इस तरह आप जो भी मशीन्स आपकी इंटरनेट के ऊपर यूज़ होती है उनका कोई ना कोई IP एड्रेस ज़रूर होता है। अब IP एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या है? अब फॉर्मेट करेक्ट के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि IP एड्रेस बेसिकली किस तरह लिखा जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ आपके माइंड को, तो हमने ये देखा था कि IP एड्रेस आपका ऑल टुगेदर 32 बिट्स का होता है और उसको हम ऑक्टेट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट, फिर सेकंड ऑक्टेट, फिर थर्ड ऑक्टेट और 4 ऑक्टेट्स। सो बेसिकली 4 ऑक्टेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऑक्टेट बेसिकली आपकी 8 बिट्स कहलाती है और उनको सेपरेट हम करते हैं डॉट के साथ। सो फर्स्ट ऑक्टेट, देन डॉट, देन सेकंड ऑक्टेट, देन डॉट, देन थर्ड ऑक्टेट, देन डॉट, देन 4 ऑक्टेट। तो 4 ऑक्टेट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो पहली चीज तो आपने यहां पे देखनी है, ये देखनी है कि आपका यहां पे सेपरेटर मीन 3 डॉट्स मौजूद हैं और 3 डॉट्स मौजूद होने के साथ साथ आपने देखना है कि आपके पास 4 वैल्यूज जो है वो मौजूद है या नहीं है। अगर 4 से कम वैल्यूज मौजूद हैं तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी चॉइस नहीं हो सकती। सो लेट्स सी क्या है इसमें आंसर। ए है जस्ट 6 7 2 3 4, तो ये तो आपके करेक्ट फॉर्मेट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बी के अंदर 216.27, इसमें 1 डॉट है और 2 वैल्यूज है, ये भी आपको पॉसिबल नहीं है आंसर। सी के अंदर हमारे पास है 216.28.91.130, तो अभी मैंने आपको जो डिटेल बताई 3 डॉट्स मौजूद हैं इसके अंदर, उसके साथ 4 वैल्यूज भी मौजूद हैं, तो ये ऑप्शन हो सकती है। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑप्शन हो सकती है क्योंकि अभी 4th ऑप्शन को हमने देखना है कि वो सही है या नहीं। तो 4 ऑप्शन की तरफ चले, डी की तरफ 216.27.6137, इसके अंदर भी आपके पास 2 डॉट्स हैं और 3 वैल्यूज है। तो इसका ये मतलब है कि हमें था कि 3 हमें चाहिए क्या था, 3 डॉट्स होने चाहिए और 4 वैल्यूज होनी चाहिए। तो इनफैक्ट इस के ऊपर आपके जो करेक्ट फॉर्मेट IP एड्रेस का वो सीज है, वो आपका करेक्ट फॉर्मेट IP एड्रेस का 216.28.91.130। ये बेसिकली हमने लिखा है डेसिमल फॉर्म के अंदर। ऑक्टेट की जब हम बात करते हैं तो ऑल जीरोस या और वंस या 0 1 का कम्बिनेशन हमारा बाइनरी के अंदर होता है, क्योंकि हमारी मशीन्स जो है वो बाइनरी को अंडरस्टैंड करती है। यहाँ पे हमने अपनी आसानी के लिए जो उसको बाइनरी को कन्वर्ट किया है डेसिमल के अंदर, तो ये डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखा गया है। तो इसमें आपका जो आंसर है दैट इज सी आंसर। सो इसके साथ ही मैं आपको एक और भी बता दूं टिप कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने ये देखा था IP एड्रेसेस के अंदर कि हमारी जो ऑल टुगेदर वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एक ऑक्टेट की, वो 255 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब ये याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आता है कि 255 से ज्यादा वैल्यू नजर आती है, इवन उसके अंदर 3 डॉट्स हो और 4 वैल्यूज भी हो, लेकिन वैल्यू 255 से एक्सीड कर जाती है, तो वो आपका IP एड्रेस भी गलत होगा, वो फॉर्मेट गलत होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि 255 से वैल्यू ज्यादा हो जाए। तो ये भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नंबर 5 पे, सॉफ्टवेयर टू यूज द इंटरनेट मीन ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग घरों के अंदर इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं।
देखते हैं ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या है। गेटवे, ऐसी कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। EFT, ब्राउज़र, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इसमें जो सबसे बेस्ट चॉइस आपको नजर आई दैट इज़ ब्राउज़र। आप जो गूगल का क्रोम यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं वो आपका ब्राउज़र है, क्योंकि उसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, तो वो ब्राउज़र कहलाता है। इसको याद रखिएगा। सो सी आपकी जो वो करेक्ट चॉइस है इस केस के अंदर। नंबर 6, इफ yahoo.com is a domain name then what will be the top level domain। और स्टूडेंट्स, डोमेन नेम के बारे में हमने जो DNS एड्रेसिंग का लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने डिटेल से देखा था कि डोमेन नेम क्या होते हैं और टॉप लेवल डोमेन नेम क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं तो डोमेन नेम आपका याहू है और .com आपका जो है वो डेफिनेट बात है कि टॉप लेवल डोमेन होगा, क्योंकि जो भी आपका कंप्लीट नेम होता है उसके अंदर जो फर्स्ट आपका नाम है वो डोमेन नेम कहलाता है, और .com जो होता है वो आपका कहलाता है टॉप लेवल डोमेन। तो यहाँ पे आंसर में देखते हैं हमारे पास जो है ए है याहू, बी है .com, सी है yahoo.com और डी है नन। तो इसका मतलब है कि .com। अब स्टूडेंट .com से क्या मुराद है, बेसिकली ये कमर्शियल साइट है तो इसलिए .com, कॉम स्टैंड्स फॉर कमर्शियल। इस तरह .edu भी हो सकता है, उसके अलावा .gov भी हो सकता है, .military भी हो सकता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तमाम आपके टॉप लेवल डोमेन्स जो है सर्वर्स होते हैं या टॉप लेवल डोमेन्स नेम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज .com। अब स्टूडेंट नंबर 7 के ऊपर हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। पहली चीज तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन सी चीज फाइंड करनी है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, मीन आपने प्रोटोकॉल फाइंड करना है। तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस तक डाटा को सेंड करना है तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर लेते हैं आपस में, वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रोटोकॉल ही फाइंड करना है। अब कौन सा प्रोटोकॉल फाइंड करना है कि वो क्या करता है। फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कि आपको www या वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो वेब पेजेस हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ए है TCP/IP, बी है गूफर, सी है HTTP, डी है HTML। फ्रेंड्स, जब भी आपने अगर इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, आपने ब्राउज़र यूज़ किया हो, उस पर आप लिखते हैं google.com और एंटर करते हैं, जब आपको गूगल का पेज ओपन होता है तो आप अगर एड्रेस बार पे जहाँ पे आपने google.com लिखा था वहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले लिखा हुआ नजर आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपके जो वेब पेजेस हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू वो HTTP प्रोटोकॉल आपके स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है आपको। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। तो ये याद रखिएगा। नंबर 8 पे, डैश सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, मीन इंटरनेट आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगेन तमाम ऑप्शंस को अच्छी तरह पहले अंडरस्टैंड करें, पढ़ें, उसके बाद आंसर जो आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड वाइड वेब, अगेन ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड है वर्ल्ड वाइड वेब। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपने फाइल्स को ट्रांसफर करना हो इंटरनेट के थ्रू तो आप इजीली कर सकते हो FTP के थ्रू। टेलनेट, आपने रिमोटली किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना हो तो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि A, B और C तीनों ऑप्शंस आपकी ठीक है, तो इट मीन्स कि D ऑप्शंस आपकी ऑल ऑफ द अबव या ऑल होनी चाहिए, तो फिर आप D को सिलेक्ट कर लेंगे। तो D आपकी ऑप्शन A ऑल है, तो आपकी D ऑप्शन इस केस में आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे MCQs के इस बोर्ड के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर, देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद है जिसके अंदर हम जो बेस्ट चॉइस है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। सो लेट्स सी। स्टूडेंट नंबर 9 के ऊपर हमारे पास जो है वो है डैश सर्विस इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। कैसी कौन सी सर्विस है जो यूज की जाती है फाइल्स को सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए अब ये देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद है उसमें किसी ऑप्शन के अंदर फाइल्स का वर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ। लेट्स सी। पहली ऑप्शन है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब, सेकंड ऑप्शन है FTP, थर्ड ऑप्शन है टेलनेट एंड डी इज गूफर। अब इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें FTP स्टैंड्स फॉर क्या है, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका भी मतलब है कि FTP जो है वो आपकी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए वो प्रोटोकॉल यूज होता है। तो सिंपल, इसके आपके जो आंसर है उसके अंदर फाइल का वर्ड मौजूद है, आपके क्वेश्चन के अंदर भी फाइल्स का वर्ड मौजूद है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको आंसर में जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में अंदर आपका जो आंसर है दैट इज बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 10, द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट दैट कंटेन द वेबसाइट्स आर कॉल्ड। वो कंप्यूटर्स इंटरनेट के ऊपर
जिनके अंदर वेबसाइट्स आप होस्ट करवाते हो या सेव करवाते हो, उन कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, वो यहाँ पूछा गया है। फर्स्ट वन इज स्पेशल कंप्यूटर, साइट कंप्यूटर, वेब सर्वर्स एंड यूआरएल। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके अंदर डिटेल ये चारों के अंदर देखें तो आपके जो क्वेश्चन है वो वेबसाइट से रिलेटेड है, और कहा यह गया कि द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट दैट कंटेन द वेबसाइट्स, कि ऐसे कंप्यूटर्स जिसके अंदर वेबसाइट्स जो आपकी होस्टेड होती हैं या सेव होती हैं। आपने स्पेशल कंप्यूटर का कोई वर्ड आपने किसी चैप्टर के अंदर नहीं देखा कि ऐसा कोई कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं आपकी वेबसाइट्स को होस्ट करवाने के लिए। साइट कंप्यूटर का वर्ड भी आपने नहीं देखा। यूआरएल इस काम के लिए यूज़ नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। आपका जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचती है दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज वेब सर्वर्स, कि सर्वर मशीन होती है उसको वेब सर्वर कहते हैं, उसके अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो होस्ट होती हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सी को। नंबर 11, द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, इवन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है कि आईपी एड्रेस की जो लेंथ है वो क्या है। तो ये तो बात आपने अच्छी तरह रट लेनी है, इसको याद रखना है और कभी नहीं भूलना कि आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी है। ऑप्शंस क्या है? 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स। तो ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके जहन में यही आने चाहिए, 32 बिट्स। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। जो वैल्यू है आपने उसी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर है दैट इज 32 बिट्स। सो आईपी एड्रेस आपका 32 बिट्स का होता है, ये याद रखिएगा। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको ये बहुत ज्यादा काम देगा। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द ह्यूमन रीडेबल नेम असाइंड टू द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, अगेन एक दफा फिर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे आप आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इजीली। तो क्वेश्चन को एक या दो दफा जरूर पढ़े, इतना टाइम आपके पास होता है कि आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। द ह्यूमन रीडेबल नेम असाइन टू द कंप्यूटर, मीन कंप्यूटर को आप ह्यूमन रीडेबल नेम जो असाइन करते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, आईपी एड्रेस, ऑक्टेट्स। अब स्टूडेंट्स, इसमें से आपको जो सबसे ज्यादा रिलेटेड लग रहा है ऑप्शन, मेरा ख्याल है कि वो आपको डोमेन नेम लगे। आईपी एड्रेस के बारे में आप डिटेल देख चुके हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। ऑक्टेट्स नंबर 8 को कहते हैं, आईपी एड्रेस के अंदर ऑक्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। उसके बाद टॉप लेवल डोमेन्स जो होती हैं वो आपके डोमेन नेम है उसके साथ यूज होती हैं टॉप लेवल डोमेन्स, जिसमें .com है, .edu एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि द ह्यूमन रीडेबल नेम असाइन टू कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड डोमेन नेम। तो ये याद रखिएगा कि ये डोमेन नेम की डेफिनेशन है हमारे पास। ये आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, या आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जा सकती है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर भी पूछा जा सकता है इसको, और आपके एमसीक्यूज में भी इसको पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था ये बेसिकली आपके जो चैप्टर नंबर 10 है बुक का, उसका लास्ट लेक्चर था। इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास अगर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हो किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो उन ऑप्शंस में से हमने बेस्ट ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करना है। उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें, उसका एरिया आइडेंटिफाई करें कि किस एरिया से क्वेश्चन लिया गया, और फिर उसको रिफ्रेश करें माइंड के अंदर, और फिर बेस्ट चॉइस को जो है वो आप आइडेंटिफाई करें और आंसर में लिखते हैं। और फ्रेंड्स, उसके साथ आप ये देखें कि अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर कंफ्यूज कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा आंसर हो सकता है, तो पहला स्टेप ये है कि आपके पास क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं, उनको आप उसमें से आप 2 ऑप्शंस को डिलीट करें। आप 2 ऑप्शंस पे लेके आए, पहले एक ऑप्शन को डिलीट करें, फिर दूसरी को करें, और ये देखें कि आपको बेस्ट ऑप्शंस कौन सी लग रही हैं, और फिर जो लास्ट 2 ऑप्शंस आपको बेस्ट लगेंगे उसमें फिर आप सिलेक्ट करना आपको ईजी हो जाएगा, और आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी आपकी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।